भी चीज़ असंतुलित होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब असंतुलित होगा तो वो क्या होता है कि एक आधार पर क्या होता है, खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वैसा ही सोचना है कि ये जो एटम्स जो होता है प्रत्येक एलिमेंट के लगभग क्या होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए कि इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम LHS साइड और इसको RHS साइड। और इसमें हम देखते हैं क्या ये दोनों जो इक्वेशन है रिएक्टेंट और सेकेंड इक्वेशन जो है प्रोडक्ट, क्या ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसको बराबर करना चाहते हैं और इसको देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं बराबर। तो देखते हैं कि यहाँ पर जिंक कितना है, एक एटम है, जिंक में कितना है एटम है, तो केवल एक है। और यहाँ पर देखते हैं कि जिंक में एटम भी क्या था, एक है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं कितना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। और सल्फाइड देखते हैं कितना है, तो सल्फाइड देखते हैं कितना, 4 है, ठीक है। तो ये देखते हैं कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम जो होते हैं प्रत्येक एलिमेंट के क्या है, बराबर है। तो ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। अब होगा कि बताइए कि क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस इक्वेशन, अब बैलेंस इक्वेशन बताना है कि बताइए कि बैलेंस इक्वेशन की को क्या हम हमारे जीवन में क्या उसका इम्पोर्टेंस है कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ balanced chemical equation। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कह रहा है कि बताइए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हम करते हैं उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो एक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, जो कि पूरी माने तो आधार जो है पूरा चैप्टर की आपकी जो आधार है, पूरी आधार जो है वो निर्भर है आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानते हैं कि आप पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक। उसी तरह आज हम क्लास 10 में देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि मास जो होता है वो उस मास को कभी भी हम संयोग नहीं कर सकते, ना ही उसको वियोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मास जो होता है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। केवल करना होगा तो हम कोई भी मास को, कोई भी एनर्जी को केवल हम क्या करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सोचते हैं इसको भी कि एज टू द लॉ ऑफ conservation of mass can neither be created and nor destroyed। ठीक है, यानी कि देखते हैं कि जैसे मास होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम के आधार पर हम चलते हैं कि कहता है कंजर्वेशन ऑफ मास कि हम ना ही कोई द्रव्य को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, पढ़े होंगे मास किसे कहते हैं और क्या था वेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है कि हमारे जो बॉडी जो बना हुआ है, ठीक है, उस बॉडी में क्या है, मास है, ठीक है। और जो हमारे बॉडी बना हुआ है उसको क्या कहेंगे, मास कहेंगे। लेकिन जो वेट हमको निकलता है 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है, उसे क्या कहते हैं हम, वेट कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे किसे मास कहेंगे।
और वेट जैसे पूछते हैं तो न्यूमेरिकल में दर्शाते हैं कि नहीं हमारी बॉडी की वेट क्या है, तो 1 kg है, 2 kg है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्रिएट यानी संयोग, यानी कि ना ही हम मास को अपने किसी बॉडी में क्या था ऐड कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्या आप मानिएगा कि चलिए कोई जानवर मर गया, तो चाहते हैं कि कोई जानवर की कान को ले लें और किसी इंसान में उसको डाल दें, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को ले लें और उस बॉडी के स्ट्रक्चर को लेकर किसी दूसरे इंसान को जीवित कर दें, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो वही चीज कह रहा है कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और हम ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसमें, तो इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मास को क्या कर सकते हैं, ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। टू ओवे दिस rule we should balance the chemical equation, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कह रहा है कि एज टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम के आधार पर मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया में। टू ओबे दिस रूल, इसी रूल को मानते हुए हम लोगों को क्या जरूरत होती है कि हम किसी रासायनिक समीकरण को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक कहता है कि हाउ टू बैलेंस ऑफ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, उसका क्या रूल है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि अनबैलेंस ये क्या होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी कह रहा है कि जैसे हम ये ले लिए और लेने के बाद से क्या होता है कि बैलेंस तभी तो होगा जब इसके बीच के साइड को रखेंगे और इसके हिस्सा में अगर 5 kg है तो इसके हिस्से में कितना आना चाहिए, 5 ही kg आना चाहिए। तो जब ये दोनों छोर पर क्या होता है कि हम 5 kg रखेंगे तो देखते हैं कि ये दोनों क्या था ऑन बैलेंस नहीं हो रहा है, बल्कि ये बैलेंस में क्या था सीधी अपने क्या था एक पैरेलल रे में क्या था वो खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन जब ऑन बैलेंस को रखेंगे तो ऑन बैलेंस में क्या होता है किसी के हिस्से में क्या होता है 5 kg मिल जाए और किसी के हिस्से में मान लें कि 3 kg मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हम रखे हैं ये जो चीज जो रखे हैं वो क्या होता है कि ऑन बैलेंस होगी, यानी कि ऐसे दिखाई देगी, यानी कि 5 kg वाला अपने 5 kg वाले के पास ताकत अधिक हो जाएगी जबकि 3 kg वाले के पास ताकत कम होगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या है ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कह रहा है कि अगर इसके पास 5 kg है तो इसके पास 3 kg है, यानी कि दोनों हिस्से के पास क्या था अलग अलग क्या है, अलग दोनों हिस्से के पास क्या है अलग अलग क्या था क्वांटिटी मिला है, यानी कि इसके पास कितना मिला है 5 kg मिला है तो इसके पास 3 kg मिला है, जिससे हम देख रहे हैं कि ये इसका जो एक दूसरा छोर वाला जो हिस्सा है उसके पास क्या था ताकत थोड़ी ज्यादा हो जा रही है और इसकी अपेक्षा पहले की अपेक्षा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ऑन बैलेंस